हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यूपीएससी का सी सेट का पेपर जो 2023 में कंडक्ट हुआ था, जिसमें सी सेट मतलब कि जो सेकंड पेपर प्रीलिम्स में होता है, प्रीलिम्स का सेकंड पेपर, राइट। उसमें से मैं सेट ए आपको करवा रहा हूँ। मैं आपको ये बता दूं कि पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। पहला लेक्चर 1, लेक्चर 2 एंड लेक्चर 3 हो चुके हैं, जिसमें से मैं 3 लेक्चर में लगभग 3/4 क्वेश्चन, 75% क्वेश्चन, जिसमें से मैं क्वांट आपको करवा रहा हूँ एंड रीजनिंग 2 पार्ट में करवा रहा हूँ। इंग्लिश नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको क्लियरली बता चुका हूँ। तो क्वांट रीजनिंग में 3 पार्ट, लगभग में 3 पार्ट आ चुके हैं भाई। आज का ये चौथा पार्ट होने वाला है और इसमें बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं मैं पूरे क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है। तो 4 लेक्चर में आपका एक 2023 का फिनिश हो जाएगा, देन अपन 2024 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप सी सेट के अलावा सी डी एस का तैयारी कर रहे हैं, सी डी एस सिविल चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ या एसएससी का कोई एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, या उसके अलावा कैट जो कॉमन एडमिशन टेस्ट होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये लेक्चर बहुत हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, ठीक है। आपको इसी चैनल पर एग्जाम ट्रिक्स पर सभी वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को। उसके अलावा शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, जो भी पढ़ने वाले कॉन्टैक्ट में जिनको ज़रूरत है सब जगह शेयर कर दें, और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन मेंशन करके बताएं जैसा आपको महसूस होता है, फील होता है, राइट। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखो क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। हम क्वेश्चन कर रहे हैं, देखो आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईच ऑफ द 4 पेपर, 4 पेपर हैं, नेमली पी क्यू आर एस, 4 पेपर जिनके नाम दिया गया पी क्यू एंड आर एस, आर 100 मार्क्स, सभी के मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक हिंदी में बोलते हैं, कहाँ गया, अधिकतम मार्क्स यानी पूर्णांक 100 मार्क्स है। द मैक्सिमम मार्क स्कोर्ड बाय स्टूडेंट आर इन द इंटीजर, मतलब जो स्टूडेंट हैं सभी सब्जेक्ट में स्कोर कर रहे हैं वो इंटीजर है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 99.99 मतलब 89.5 या 99.5 या 98.5, ऐसा कुछ नहीं है, इंटीजर में है। दैट मीन्स कि 88, 89, 98 ऐसा कुछ जो भी। स्टूडेंट कैन स्कोर 99% इन एन डिफरेंट वे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, मतलब टोटल 99% मार्क्स उसके आते हैं। तो भाई यही समझना है आपको कि 99% का मतलब क्या हुआ, ये आपको समझना है। ये तो आप समझते हो। देखो अब 4 सब्जेक्ट हैं पी क्यू आर एस, सभी में 100 नंबर हैं, तो चारों के मिला के कितने हो जाएंगे भाई, चारों के मिला के 400 नंबर हो जाएंगे। और चारों में वो मिला के वो 99% ला रहा है, तो 99% ऑफ 100 का निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा भाई, 4 नहीं 36, 4 नहीं है 36 और 4 3 39, 396 मार्क्स उसके आए चारों में मिला के, ठीक है। पहला ये आप समझो इसको। देखो मैं आपको भाई इसमें 3 तरीके बता दूंगा, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ इस क्वेश्चन को आपको 3 तरीके से करवा दूँ। पहला तरीका देखो, आपको 2 तरीके तो सिमिलर हैं, बस थोड़ा सा उसमें आपको नंबर छोटे बड़े का फर्क पड़ जाएगा। तो पहला तरीका आप देखो, करना क्या है अपने को, मतलब ऐसे कितने तरीके पॉसिबल हैं, जितने तरीके पॉसिबल है उसको क्वेश्चन में एन बोला गया है, तो उसी एन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो ध्यान से भाई, वो 396 नंबर ला रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो सभी में इंटीजर ला रहा है। तो मैं मान लेता हूँ कि पहले में मान लो कि लेट से कि अब मान लो 96 लाया, पहले सब्जेक्ट में 96 लाया, एक सब पहले का मतलब कि किसी एक सब्जेक्ट में 96 लाया, बाकी 3 सब्जेक्ट में वो 100 ला लिया। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, एक तो ये तरीका। फिर अगर किसी सब्जेक्ट में 97 ला लिया और दूसरे सब्जेक्ट में क्या लाएगा, फिर एक में अगर एक बढ़ा रहे हो तो एक में घटा दो, तो ये 99 हो जाएगा, बाकी 2 सब्जेक्ट में 100 ला लिया, ठीक है। फिर 97 के अलावा मान लो कि एक सब्जेक्ट में 98 लाया, दूसरे सब्जेक्ट में क्या लाया, अब इसका एक बढ़ाओगे तो इसका एक घटा दो, तो इसमें भी 98 हो गया, बाकी 2 सब्जेक्ट का हमने 100 रखा, ठीक है। या मैं कहूँ कि अगर एक सब्जेक्ट में 98 लाया, दूसरे सब्जेक्ट में 99 लाया, भाई तीसरे सब इसमें देखो, इसमें एक बढ़ाया तो इसमें एक घटा दो, बिकॉज आपको पूरा 396 ही रखना है। तीसरे सब्जेक्ट में भी 99 लाया और चौथी सब्जेक्ट किसी एक सब्जेक्ट में 100 ला लिया। 4 तरीके हुए। फिर एक तरीका ये है कि सभी सब्जेक्ट में एक एक नंबर घटा दो, सभी सब्जेक्ट में, तो सभी में 99 मार्क्स लाए। ऐसे 5 तरीके संभव है,
ठीक है भाई, समझ आया क्या इतनी बात? अब देखो हुआ क्या कि एक सब्जेक्ट में 96 ला रहे हो, तो क्या आप ये बता पा रहे हो कि पी में ला रहा, कि क्यू में ला रहा, कि आर में ला रहा, कि एस में ला रहा? हमें नहीं पता। तो आप चार में से कोई सी भी एक सब्जेक्ट चूज कर लो, सेलेक्ट कर लो, तो बाकी तीन अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए सिलेक्शन का तरीका मैं आपको बताया हूँ कि भाई 4 में से 4C1 आप ये करोगे। चार में से कोई एक सब्जेक्ट में आप 96 दे दो, बाकी तीन अपने आप अरेंज हो जाएंगे। तो 4C1 की वैल्यू 1 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, दैट इज 4 डिवाइडेड 1, इसका मतलब 4 होता है। देखो आप, मैं इमेजिन करके, मैं सोच के चल रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ एज्यूम करके कि आपकी ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं हो तो आपकी ये वीक है, इसलिए मैं ये इसको बेसिक चीज़ें एकदम बताता हूँ। 4 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, आई एम सॉरी 1 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर द 4 डिवाइडेड बाय 1, बिकॉज सी है, अगर पी होता तो इस 1 का डिवाइड नहीं करते। ठीक है, ये मैं आपको सिखा चुका हूँ इसके पहले लेक्चर्स में। फिर इसमें क्या आ जाएगा, देखो एक 97 है, एक 99 है, तो इसको आप क्या करोगे भाई, चार में से किसी एक को आप सब्जेक्ट को दे दो 97, बचे तीन सब्जेक्ट, तीन में से फिर एक को आपको 90 देना पड़ेगा, 99। तो तीन में से किसी एक को फिर से सेलेक्ट कर लो, बाकी दो अपने आप अरेंज हो जाएंगे ये वाले, बिकॉज इक्वल हैं। ठीक है, और अगर आप इसको लिखना चाहते हो तो दो में से दो को अरेंज करोगे। आप इसको अगर लिखना चाहते हो तो 2C2 लिखोगे, तो इसकी वैल्यू 1 ही हो जाएगी। दैट मीन्स इसको आप कह सकते हो कि ये अपने आप सेल्फ अरेंज्ड हो गया। ठीक है, इसकी वैल्यू 4 आएगी, इसकी वैल्यू 3 आएगी, तो 4 3 12 हो गया टोटल। बताओ भाई, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो इसको आप ऐसा लिख दो, 4 × 3 दैट इज 12। ठीक है, इसको देखो फिर, अब देखो दो जगह 98, दो जगह 100, तो दो को आपको अरेंज करना है, तो चार में से दो को 98 दे दो, बाकी दो अपने आप ही अरेंज हो जाएंगे, ये लिख दो। ठीक है, समझ आया कि नहीं आया बताओ? अब इसकी वैल्यू निकाल लो, 2 स्टेप 4C2 मतलब 2 स्टेप इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो 4 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो ये 6 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको देखो एक में 98, तो चार में से एक को आपने 4C1 सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब दो को और सेलेक्ट कर लो, तो ये तीन में से दो को और सेलेक्ट कर लो, 3C2 हो जाएगा, और एक अपने आप अरेंज हो गया। इसकी वैल्यू 4 ये हो जाएगा, और 3C2 की वैल्यू 3 × 2 डिवाइडेड है 2 × 1, तो ये 2 2 कट जाएगा, 4 3 12, ये भी आ गया। ठीक है भाई, इसको करो, तो आपके चार के चारों ऐसे ही हैं, सिमिलर है, 99 99। तो इसको क्या करोगे, चार में से चारों को आप सेलेक्ट कर लो, अरेंज सेलेक्ट कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो जो आया है, देखो ये 4 आया है, ये 12 आया है, फिर 6 आया है, फिर 12 आया है, और फिर ये 1 आया है। इन सभी को जोड़ दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 12 दूनी 24, और 24 और 6 30, 4 34, और 1 35। ठीक है, 35 ये आपका आंसर हो गया। बताओ भाई, समझ आया क्या? ऑप्शन डी, दिल्ली। ठीक, अब मैं चाहता हूं देखो कि मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूं, कि मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करवा रहा हूं, मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं भाई। आप, मैं जो तरीका बता रहा हूं ये, क्योंकि सी सेट पेपर ऐसा होता है कि इसी टाइप के क्वेश्चन, वो पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आपके पास, रिपीट होते हैं, थोड़ा सा चेंजेस कभी हो जाता है, नहीं कई बार वही क्वेश्चन आते हैं, मतलब वही का मतलब कि वैसे ही टाइप के नंबर डिजिट देखो रिपीट हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो ठीक है। ठीक, तो मैं इसी का दूसरा तरीका भी बता देता हूं। देखो ध्यान से देखना, अगर आप, मैं ये कह रहा हूं कि भाई चार सब्जेक्ट में 396 नंबर आ रहे हैं, तो क्या मैं ऐसा इसको नहीं कह सकता कि चार सब्जेक्ट में कुल मिला के, चारों सब्जेक्ट में मिला के 4 नंबर कम हो रहे हैं? 400 में से 4 ही नंबर तो कम हो रहे हैं ना, तो कुल मिला के 4 नंबर आपको काटना है, 4 नंबर आपको काटना है 4 सब्जेक्ट में, तो किसमें किसमें कितना कितना काटोगे, यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 नंबर आपको काटना है। ठीक, तो एक तरीका ये हो गया, ध्यान से देखना, आप एक सब्जेक्ट में 4 नंबर काट लो, बाकी में सब में 0 0 काटो, ये कट की बात हो रही है, कटिंग मार्क्स। ठीक है, समझ आ रहा है ना भाई? 4 नंबर आपको काटना है, देखो 4 सब्जेक्ट में 4 नंबर कटे हैं, तो 4 नंबर आपको काटना है, तो एक सब्जेक्ट में हमने 4 नंबर काट लिया, बाकी 3 में काटा ही नहीं। एक तरीका ये हुआ। फिर तरीका दूसरा ये हुआ कि एक सब्जेक्ट में मैं 3 नंबर काट दिया, एक में 1 नंबर काट लिया, बाकी 2 में नहीं काटा। ठीक, फिर एक तरीका ये होता है कि एक सब्जेक्ट में 2 नंबर काट लो, एक में 1 काट लो, एक में 1 काट लो, एक में बिल्कुल भी ना काटो। समझ आया? या एक सब्जेक्ट में 2, दूसरी सब्जेक्ट में 2 नंबर काट लो, बाकी 2 में ना काटो। फिर एक तरीका मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ध्यान से, एक तरीका ये है कि चारों सब्जेक्ट में आप एक एक नंबर काट लो। बताओ भाई,
ये 5 तरीके हुए। अब इन 5 तरीकों को कैसे आप इनका नंबर कितना आएगा, कितनी वैल्यू आएगी, वो आप निकालोगे, राइट। सेम चीज़ें जो हमने यहाँ पर अप्रोच लगाया वही यहाँ पर भी लगाएंगे। देखो 4 में से जैसे आप एक में काट लिए तो 4 में से एक सब्जेक्ट, अब ये 4 नंबर का मतलब कि एक ही आप काटोगे ना, 4 नंबर, तो एक 4 में से किसी एक को आपने क्या कर दिया, सेलेक्ट कर लिया, बाकी तो अपने आप ही सेलेक्ट करने का मतलब आपने 4 नंबर काट लिया, बाकी तो अपने आप ही अरेंज सेलेक्ट हो गए, अरेंज हो गए, सेल्फ अरेंज्ड, तो इसकी वैल्यू 4 हो जाएगी। फिर 4 में से एक में आपने एक अरेंज किया, फिर 3 में से एक फिर से अरेंज कर लिया, वो दो अपने आप अरेंज हो गए, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 इंटू 3 दैट इज 12 हो जाएगी। इस वाले को क्या करोगे, 4 में से एक को सेलेक्ट करो, फिर बचे दो सिमिलर हैं, तो 4 में से या तो 4 में से आप सॉरी 3 बचे, तो 3 में से या तो 2 को अरेंज कर दो, सेलेक्ट कर लो इन 2 को, या 0 को सेलेक्ट कर लो, 2 बाकी अपने आप हो जाएंगे, बिकॉज 3C1 लिखो अथवा 3CT लिखो, दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है। चाहे 3C1 की वैल्यू निकालो चाहे 3C2 की, दोनों की वैल्यू इक्वल आती है। देखो इसको देखो, 1 स्टेप एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब 3/1, 2 स्टेप एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 इंटू 2/2 इंटू 1, तो ये 2 कटा 3/1 3/1 मतलब 3 ही तो है ना, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3C1 लिख दो या तो 2 लिख दो, तो 4 इंटू 3 यानी 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। इसको देख लो, फिर 4 में से 2 को जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे तो 2 अपने आप इस सेल्फ अरेंज हो जाएंगे, तो 4C2 यानी 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, तो 4 3 12 यानी 6 हो गया, ठीक है। एक इसको बनाना है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखो 4 में से आप क्या करोगे, 4 हैं तो 4 को चारों को आप सेलेक्ट कर लोगे, तो 4C4 दैट इज 1 हो जाएगा। फिर से इनको जोड़ोगे तो जोड़ दो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखो ये 1 प्लस ये वाला 4 प्लस 12 प्लस 12 12 प्लस 12 प्लस 6, तो 12 12 24 6 30 4 34 35। बताओ भाई, समझ आया। तो एक्चुअली चाहे आप ऊपर वाला लगाओ चाहे नीचे वाला लगाओ, दोनों में से आंसर सेम आएगा, बस मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर बड़े नंबर हो गए, यहाँ पर छोटे नंबर हो गए, ये वाला पार्ट आपका सेम रहेगा, ठीक है। इसका तीसरा तरीका और छोटा तरीका मैं बता देता हूँ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको पता रहे तो आप इसी तरीकों को लगाओगे। देखो क्या करना, आपको कुल मिला के आपको 4 नंबर जो हैं, वी नीड टू डिस्ट्रीब्यूट 4 मार्क्स, या आपको वी नीड टू कट 4 मार्क्स अमॉन्ग द 4 सब्जेक्ट, 4 मार्क्स अमॉन्ग 4 सब्जेक्ट। आप चाहे कट करने की यहाँ पर बात हो रही, 4 नंबर आपको काटना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुल मिला के ये 4 नंबर 4 सब्जेक्ट में, तो आप लेट से 4 सब्जेक्ट को क्या ले लो, एक को ए ले लो, एक को बी ले लो, एक को सी ले लो, एक को डी ले लो, आपको ये 4 करना है, ठीक है। इन्हीं में से 4 लाना है, किसी को 0 करो, किसी को 1, किसी को 2, किसी को 4, कुछ कुछ भी, ठीक है, जो संभव है। पर ध्यान रहे कि यहाँ पर ए ग्रेटर देन बी, सी एंड डी ये सभी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 है, नेगेटिव में नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ऐसे के लिए नंबर ऑफ पॉसिबल जो सॉल्यूशन होता है, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन जो होता है वो n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1, जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट होंगे उनको ये फार्मूला पता होगा, सी आर माइनस 1। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर आपको 4 सब्जेक्ट है, तो n की वैल्यू तो देखो ये वाली n है और ये वाली a, ये एक्चुअली 1 2 3 4 ये r तक है, तो ये वाली n की वैल्यू है, ये वाली r की वैल्यू 4 है, तो 4, तो n की वैल्यू भी 4 है और r की वैल्यू भी 4 है, ठीक है। तो क्या करोगे, 4 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, 4 4 8 7 सी 3 हो जाएगा, 7 3 स्टेप एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर, 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 2 1, ये 3 है, 3 2 जा 6, तो ये 6 और ये कट गया, बचा कितना, 7 इंटू 5 दैट इज 35। तो ये वाला काम आपका आसान हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ आया क्या, डिटेल में मैं आपको समझा दिया हूँ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आज का। A flag has
to be designed with 4 horizontal strip using some or all of the color red, green and yellow। 3 कलर दिए हैं, एक फ्लैग है जिसमें 4 हॉरिजॉन्टल, एक मान लो एक ये हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा ये हॉरिजॉन्टल हो गया लेट्स से, एंड तीसरा ये हॉरिजॉन्टल हो गया, चौथा ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया। ठीक है, जिसमें से हमें 3 कलर भरना है, 3 कलर, एक रेड दिया है, एक ग्रीन दिया है और एक येलो दिया है, राइट। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट वे इन विच दिस कैन बी डन सो दैट नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप हैव द सेम कलर। ध्यान ये रखना है कि आपको ऐसे कितने डिफरेंट तरीके से भर सकते हो जिसमें से कोई भी 2 एडजेसेंट स्ट्रिप सेम कलर से ना हो। समझ आया क्या आपको सवाल? सवाल में देखो आपसे यही दिया गया है कि भाई आपको 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बनानी है जिसमें से आपको 3 कलर दिए गए हैं और 2 कंसेक्यूटिव यानी 2 लगातार जो स्ट्रिप हैं, पट्टी हैं, वो सेम कलर की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई क्या? देखो मैं इसका एक छोटा सा सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको समझ आ जाएगा। पहले स्ट्रिप में बताओ कितने कलर संभव हैं? रेड, ग्रीन, येलो, 3 कलर हैं। तो पहले स्ट्रिप में मैं 3 में से कोई सा भी कलर रख सकता हूँ, तो पहले स्ट्रिप में 3 कलर रख सकता हूँ। ठीक है, अब कोई से भी 3 कलर में से कोई रख सकता हूँ, मतलब हमारे पास ऑप्शन 3 है। ठीक, दूसरे स्ट्रिप में मैं 3 में से कितने कलर रख सकता हूँ? भाई अगर मैं पहली में जो भी एक कलर मान लो रेड लिया तो रेड इसमें नहीं ले सकता, तो बाकी हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, ग्रीन अथवा येलो, तो 2 हमारे पास बचे। अगर मैं इसमें ग्रीन लूँगा तो इसमें ग्रीन नहीं रख पाऊंगा, तो रेड और येलो बचेंगे। अगर मैं येलो ले लिया तो फिर रेड एंड ग्रीन रखूंगा। मतलब अगर इसमें 3 ऑप्शन लिया, 3 के तीनों में से कोई सा भी कलर मैं चूज कर सकता हूँ, तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी है, तो इसमें मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब इसमें जो भी कलर लिया तो अगले वाले में फिर से वो कलर नहीं लूँगा, तो फिर से एक कलर यहाँ अगर मान लो जो भी ले लिया तो उसको छोड़ के बाकी मेरे पास 2 पॉसिबिलिटी फिर से बचेगी। अगले वाले में फिर से मेरे पास 2 ही पॉसिबिलिटी बचेगी, बिकॉज एक कलर जो यहाँ आ गया वो यहाँ नहीं आना चाहिए। हाँ, अगर आपके मन में डाउट लग रहा है कि भाई अगर मान लो रेड से कि यहाँ आर ले लिया, रेड ले लिया, तो भाई मेरे पास ग्रीन एंड येलो 2 पॉसिबिलिटी है। अब यहाँ पर अगर मैं ग्रीन, सपोज मैं अगर यहाँ ग्रीन लिया तो इस वाले में ग्रीन नहीं होना चाहिए, फिर येलो अथवा रेड, इन दोनों में से कोई हो सकता है। और अगर मैं यहाँ येलो ले लिया तो येलो नहीं ले सकता, तो फिर ग्रीन एंड रेड कोई सी भी तो ले सकता हूँ। ठीक है, तो 2 पॉसिबिलिटी है ना। सेम चीज़ यहाँ अगर लिया तो यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटी है, बस इनको मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि ये अपने आप में पॉसिबिलिटी है। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर 8 3 24। ठीक है, यही आपका आंसर होगा, एक लाइन का डायरेक्ट। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना बता दिया हूँ, आपको डायरेक्ट एक ही स्टेप में करना है कि पहले वाले में 3 कलर दे सकते हो, दूसरे वाले में 2 कलर, तीसरे वाले में 2 कलर, चौथे वाले में 2 कलर, बस 8 3 24, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी कलकत्ता। ठीक है भाई, बताओ समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67। A rectangular floor measure 4 meter in the length and 2.2 meter in the breadth. The tiles of a size 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर में दिया है और ये सेंटीमीटर में दिया, 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर हैव टू बी laid such that the tiles do not overlap। उसमें टाइल्स मतलब एक 4 मीटर को जब आप बनाओगे तो 400 सेंटीमीटर बाय ये 220 सेंटीमीटर की टाइल्स हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें मतलब ये जो आपका रेक्टेंगुलर फ्लोर हो जाएगा, आपकी टाइल्स की साइज है जो 160 सेंटीमीटर बाय 140 है, 140 सेंटीमीटर बाय 60 सेंटीमीटर की टाइल्स है। ठीक है, ये आपको लगानी है, ध्यान ये रखना है कि कोई भी टाइल्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। ठीक, A tiles can be placed in any orientation so long as its edges are parallel to the edge of the floor। आपको पैरेलल लगानी है फ्लोर, मतलब कि अब दीवार बनाता हूं मैं, जैसे 4 कमरा हो गया लेट से, तो सपोज आप एज्यूम करो कि मान लो कि ये 220 बाई 220 का ये कमरा हो गया। ठीक है, मान लो कि ये 220, ये वाले ये 400 हो गया, ये 400 का हो गया और ये 220 का हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि टाइल्स पर लगानी है
व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड ऑन द फ्लोर, इस फ्लोर पर मैक्सिमम कितनी टाइल्स लगाई जा सकती है। देखो सबसे पहले तो आपको समझना जरूरी कि क्वेश्चन पूछा क्या है। भाई ये 400 है और ये वाली 220 है, ठीक है। सेम चीज ये भी 400 है, ये 200 है, 220 है। मैं आपको ये दो बना दिया हूं ताकि मैं आपको ढंग से समझा सकूं। अब देखो करना क्या है आपको इसमें, भाई आपको टाइल्स फिट करनी ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइल्स, ज़्यादा से ज़्यादा टाइल्स इसमें फिट करनी है। ध्यान यही रखना है कि टाइल्स ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। मान लो कि मैं एक काम करता हूँ भाई, अपने को क्या देना है, अपने को ज़्यादा से ज़्यादा टाइल्स लगानी है। तो अगर ये वाली पूरी 400 है, मुझे कितनी टाइल्स की साइज चाहिए, 140 बाय 60 की। तो 140 यहाँ तक हो जाएगा, 140 यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो 280 हो जाएगा, बचेगा 120। तो मैं एक काम करता हूँ, 140 इसको मैं कुछ दिन दूर बना देता हूँ। अगर मैं 140 के लगाता हूँ तो सपोज यहीं से मैं मानता हूँ ये वाली, तो ये सपोज 140 हो गई, ठीक है। अब ये वाली लेंथ कितनी 220 है, तो मैं 60 की बनाऊंगा तो 6 3 18, 6 चौको 24, 4 टाइल्स तो ऐसे नहीं आएगी, तो 3 टाइल्स आ जाएगी। भाई एक टाइल्स ये हो गई ऐसे में, दो, और ये रहा 3 पार्ट्स। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो एडजस्ट करना। अगर मान लो जैसे सेम चीज़ है, देखो एक टाइल्स ये हो गई, दूसरी टाइल्स ये हो गई, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं। भाई ये वाली 100 कितनी है, 40 की ये लेंथ हो गई, 140 की ये लेंथ हो गई, तो 14 दूना 28, 280 ये हो गया। तो ये वाली कितनी बची, 120 बची। अब 120 में बताओ आप 140 क्या लगा सकते हो, ये टाइल्स नहीं लगा सकते। और ये वाली कितनी है, 60, ये भी 60, ये भी 60, 6 3 18, 180 हो गया। अब ये वाली जगह कितनी बची भाई, तो ये वाली 40 ही बची, 180 220 है टोटल, तो ये वाली जगह 140 ही बची, ठीक है। तो इसमें एक टाइल्स आप नहीं लगा सकते चौड़ाई में, लंबाई में तो लगेगी नहीं ऑफकोर्स, बट चौड़ाई में भी आप नहीं लगा सकते। हाँ इधर एक रास्ता है मेरे पास अभी कुछ लगाने के लिए, वो कौन सा रास्ता है, इधर। अगर ये 120 की है तो मैं ऐसे वर्टिकल लगा सकता हूँ ना, कि 60 60 60 इधर दे दूँ, 60 इधर दे दूँ, और ये इसकी लंबाई है मेरे पास चौड़ाई, तो मैं उसको उल्टा करके लगा दूँ। तो भाई 140 है, तो 140 60 दूनी 120 यहाँ है, 140 में यहाँ तक मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, और इसको मैं आधे से डिवाइड कर दूँ, बताओ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 60 60 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 60 और ये वाला पार्ट 60, देखो 120 हो गया, और ये वाली लंबाई 140 दे दूँ मैं। अब बताओ ये कौन सी टाइल्स है, मान लो ये 7 और 8, टोटल 8 टाइल ज़्यादा से ज़्यादा मैं लगा सकता हूँ। अब बताओ कोई और टाइल्स लग सकती क्या, भाई 140 ये हो गया, तो ये वाला कितना पार्ट बचा, 80, ये वाला पार्ट 80 बचा। इस 80 में कोई टाइल्स लगा पाओगे भैया, 60 तो आप मान लो दे दोगे, 60 की आप दे दोगे, पर इधर फिर ओवरलैप हो जाएगा इसके ऊपर, बिकॉज ये 40 है और इसकी लंबाई ये कितनी है, ये 120 है। इसकी लंबाई अगर 140 ऐसे लगाते हो तो यहाँ तक आएगी, तो फिर ये पूरा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक। ये पर ओवरलैप आपको नहीं करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी टाइल्स लगी, 8 टाइल्स यहाँ पर लग गई, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से करना चाहते हो, मान लो कि आपको लगता है कि नहीं मैं सीधी टाइल्स लगाता हूँ, तो अगर आप मान लो कि लेट से कि 60 की ऐसे लगा देते हो, ठीक है। तो 140 है टोटल, तो मान लो कि 140 की ये लाइन हो गई, मैं 140 तक खींच देता हूँ, ठीक है। अब मैं 60 की अगर लगाऊंगा तो ये वाली 400 है, तो मैं 6 टाइल्स लगा सकता हूँ, 6 6 36, 6 7 42, 7वीं टाइल्स जब लगाऊंगा तो 400 से बाहर आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 6 टाइल्स लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5, और ये रही 6 टाइल्स। थोड़ा सा साइज ऊपर नीचे है तो देख लेना, क्योंकि मैं स्केल लेके नहीं बना रहा हूँ, ठीक। अब ये 6 टाइल्स हो गई, समझ आया। ये वाली लेंथ कितनी बचेगी भाई, ये वाली 6 टाइल्स की 60 60 जब आप जोड़ोगे तो 6 पंचे 300 हो जाएगी, ये 300 हो गया टोटल, ठीक है। अब ये भी डिस्टेंस अपने को बची है, तो अगर ये 300 हो गया भाई, ये कितना है, 6 पंचे 30, ये 140, 1 4
0। ठीक, ये जगह हमारी कितनी बची है? 140। ये हो गया। तो भाई ये वाली जगह अपनी बची है, कितनी बचेगी? 80। 80। ठीक है, 80 में मैं ऐसे करके 60 यहाँ से ले लूँ तो 60 और 140, 60 दूनी 120, तो 140 मैं यहाँ तक लगा सकता हूँ। सेम चीज़ मैं फिर से यहाँ पर ऐसा कुछ लगा दूँ, मान लो 140 यहाँ कहीं आ जाएगी सपोज। तो भाई अब क्या करोगे? बस आपकी कितनी टाइल्स लग गई टोटल? यहाँ पर भी देख लो, ये वाली 80 है, तो ये पूरी जगह 80 है, तो मैं इस वाले पार्ट को 60 देता हूँ और इस वाले पार्ट को, ये कितना हमारा 140 हो जाएगा। ये भी 60 और ये 140। तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे लग गई, 7 8, 8 टाइल्स हो गई। अब कोई भी जगह नहीं बची भाई। अगर ये 14 दूनी 28 हो गया तो ये वाली जगह कितनी बची फिर? 400 में से तो ये 120 बची, 120 बची। और ये वाली अगर 140 हो गई तो ये वाली जगह कितनी बचेगी? 80। तो 120, अपने को 140 चाहिए, नहीं है। 80 तो हो जाएगा बट 140 नहीं होगा। तो अधिकतम हम 8 टाइल्स लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके समझा दिया। कुल मिला के आपको ये समझना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम 8 टाइल्स लगा सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो अब इतना टाइम लग रहा है। आपको सीधा लाइन चेक करना है, बस साइज देखनी है, इधर उधर चेक करना है कि कहाँ से कितनी बैठ जाएगी, बस आंसर टिक करो। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देर आर 5 person P Q R S T, each one of whom has to be assigned one task. Neither P nor Q can assign task 1. Task 2 must be assigned to either R अथवा S. देखो, टास्क 1 जो है उसको P और Q नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। P और Q नहीं कर सकते, मैं क्रॉस लगा दिया। ठीक है, जो टास्क 2 है, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर R अथवा S, या तो R करेगा या S करेगा। ठीक है, इन हाउ मेनी वे कैन असाइन द, हाउ मेनी वे कैन द असाइनमेंट इज डन। ठीक है, अब देखो हमारे पास पर्सन कितने टोटल? P Q R S T, 5 पर्सन है भाई। पहले टास्क को और P और Q नहीं कर सकते, इसका मतलब कर कौन कौन कर सकते हैं? तो बाकी बचे R S T, ये कर सकते हैं। ठीक है, ये मना किया है इसमें R अथवा S, आइदर R अथवा S। तो आइदर R मतलब या तो दोनों करेंगे या एक करेगा। तो इसमें 2 केस बन सकते हैं, देखो केस 1 और केस 2। मान लो पहला केस ये होता है कि सपोज मैं टास्क जो 1 है हमारा, लेट से मैं उसमें R को अगर करवा दूं और S से ना करवाऊं, अथवा R के साथ मान लो कि मैं जो ये टास्क है, सेकेंड वाला टास्क है, मैं इसको R से करवा देता हूं। ठीक है, तो दूसरे वाले में, इसमें दूसरे वाले में मैं P और Q नहीं कर सकते, तो R के साथ मैं इसको T ले लेता हूं। ठीक है, एक तो ये केस हुआ। ऐसे कितने तरीके होंगे? 2 तरीके होंगे, या तो R से करवा लो या S से करवा लो। ठीक है, या इधर मैं अगर मान लो S ले लूँ अथवा T ले लूँ, तो 2 तरीके इधर हो जाएंगे और 2 तरीके इधर हो जाएंगे, 2 वे। ठीक है, समझ आया क्या? R अथवा T से करवा देता हूँ, या तो R से करवा दो या T से करवा दो, या S से करवा दो या T से करवा दो। फिर दूसरा तरीका ये होगा कि मान लो कि मैं इधर S ले लेता हूँ। ठीक है, इधर R ले लेता हूँ। देखो ये एक्चुअली ये केस उल्टा लिख दिया हूँ। देखो ये एक्चुअली टास्क 1 है और ये टास्क 2 है। मैं रफ करके थोड़ा सा आपको उल्टा हो गया है। ये टास्क 1 है और ये टास्क 2 है। अभी ये केस बनेंगे, ये वाले हमारे केस हैं। तो ये केस 1 है और ये वाला केस 2 है। फिर जितने भी केस संभव हैं मान लो, तो पहला केस हमने जो लिया भाई कि मान लो टास्क 1 है, तो अगर मैं टास्क 1 को सपोज R से करवा दूं और R के साथ T से करवा दूं, टास्क 2 को S से करवा दूं। मान लो मैं R को करवाया इधर, तो उसको S और S से अकेले करवा दूं या S के साथ T करवा दूं। तो अकेले S से करवाऊंगा तो एक, और अकेले T से करवाऊंगा तो दूसरा। नहीं,
इधर अगर आर से करवा रहा हूँ तो इधर अकेले एस से करवा सकता हूँ, अथवा एस एंड टी दोनों से करवा सकता हूँ। तो ऐसे दो तरीके होंगे। सिमिलर वे में अगर मैं इधर एस से करवा रहा हूँ, मान लो इधर एस से करवा देता हूँ, तो इधर अकेले आर से करवा सकता हूँ या आर और टी दोनों से करवा सकता हूँ। तो दो तरीके इधर हो गए, ठीक है। अब अगर मान लो पहले टास्क को मैं एस से करवा देता हूँ, ठीक है, तो एक तरीका ये हो जाएगा। दूसरे टास्क को मैं आर से करवा देता हूँ, आर अथवा एस, तो दोनों में से मुझे एक तो टास्क 2 में एक को लाना ही है, ठीक है, समझ आया। फिर आर एस टी है, तो मान लो तीसरा तरीका इसका ये हो सकता है कि या तो मैं तीनों के तीनों ला दूँ, आर एस टी को करवा दूँ, ठीक है, अथवा इधर भी करवा दूँ आर एस टी से। तो इधर तीन तरीके, अथवा मैं दो ही ला दूँ तो दो तरीके ये हो जाएंगे, अथवा कोई एक ला दूँ तो एक तरीका और हो जाएगा। सेम चीज़ें इधर भी, कोई दो ला दूँ तो दो तरीका, इससे तीन तरीके और इससे एक तरीका, ठीक है। तो टोटल देख लो, दो, अब टास्क के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, दो एक कम दो गुणे तीन गुणे दो और गुणे एक, दो गुणे एक दो, तीन छः दूनी आठ, ये टू है, छः दूनी आठ, छः दूनी बारह, दो एक कम दो, तीन छः दूनी बारह, तो 12 टास्क इधर हो गए। सेम चीज़ इधर भी, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो सेम चीज़ ये भी, दो तीन छः दूनी 12, तो टोटल आपके जो तरीके हो जाएंगे 12 दूनी 24 हो जाएंगे, ठीक है भाई। थोड़ा सा समझाने का तरीका, मतलब मैं आपको खुद यहीं पर सॉल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो आपको हो सकता है कि थोड़ा लगा हो कि मैं खुद कर रहा हूँ या आपको समझा रहा हूँ। तो बस आपको ये समझ लेना है कि इतने टास्क, इतने केसेस पॉसिबल हैं 24, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। देखो, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन वेटिंग, मतलब सिल्वर कॉइन जो है बहुत सारे हैं वेटिंग, जिसमें से 2 ग्राम के हैं, कुछ 5 ग्राम के हैं, कुछ 10 ग्राम के हैं, कुछ 25 ग्राम्स के हैं, कुछ 50 ग्राम्स के हैं, बहुत सारे हैं, मतलब 2 ग्राम्स का एक ही नहीं है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन, राइट। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग ईच ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब हमारे पास 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम एंड 50 ग्राम के कॉइन है, सिल्वर कॉइन, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, टू बाय 78 ग्राम ऑफ द कॉइन वन मस्ट बाय एटलीस्ट 7 कॉइन। एटलीस्ट का मतलब भाई कम से कम। अब जैसे मान लो मुझे 78 ग्राम बाय करना है, अगर यहीं पर एटलीस्ट की जगह एट मोस्ट बोलता हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा फिर निकालना होता कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितने कॉइन संभव है। तो भाई फिर अगर मुझे नंबर ऑफ कॉइन बढ़ाना है, कॉइन ज़्यादा करना है, तो मैं सबसे छोटे कॉइन को ज़्यादा ले लूँगा। तो फिर मैं 2 इंटू समथिंग करूँगा, जो भी आएगा, तो 2 3 जा और 2 9 जा, तो फिर हमारे पास 39 कॉइन हो जाएंगे। बट मुझे ज़्यादा नहीं करना है, एटलीस्ट बोला है ना, एटलीस्ट, तो मैं देखता हूँ कि कम से कम कितने कॉइन संभव हैं। तो जब मुझे कम से कम कॉइन चाहिए तो मैं बड़े बड़े कॉइन यूज़ करूँगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले तो एक 50 ग्राम का एक ले लेता हूँ ग्राम कॉइन, ठीक है। अब मान लो मैं 50 ग्राम के बाद है, मैं 25 ग्राम का एक कॉइन ले लेता हूँ, तो हमारा 75 हो जाएगा। 75 के बाद फिर मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 ग्राम ले सकता हूँ ना, 2 ग्राम ले पाऊँगा, तो 1 ग्राम और बचेगा, 1 ग्राम का कोई बाट ही नहीं है, तो मैं 25 ग्राम का नहीं लूँ पाऊँगा। तो 50 का एक ले लूँ और 10 के मैं 2 ले लेता हूँ, 10 के 2, देखो 5 क्या पाओगे कि 5 के 4 ले लो। भाई जब 5 के 4 लूँगा तो नंबर ऑफ कॉइन ज़्यादा हो जाएंगे ना, मुझे तो कम करना है। तो 50 का मैं एक ले रहा हूँ, 10 के 2 ले रहा हूँ, तो ये 50 और 10 दूनी 20, 70 ग्राम हमारा हो गया। अब 8 ग्राम बचा, 8 ग्राम में मैं सिर्फ 2 से ही ले सकता हूँ, 5 के तो कोई गिनती काउंटिंग होगी नहीं। तो मैं देखो 2 के मैं कितने ले लूँ, 8 ग्राम के लिए 4 कॉइन ले लूँ। तो आपके नंबर ऑफ कॉइन कितने हो गए, 1 2 1 3 और 4 3 7, ये मिनिमम कॉइन हमने निकाला है। तो मिनिमम कॉइन हमारे 7 होंगे, दैट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है भाई। समझ में आया क्या। सेकेंड जो स्टेटमेंट दिया है उसको देखते हैं, टू वेट 78, अब यहाँ पर बाय नहीं बोला है, यहाँ पर वेट करना है। टू वेट 78 ग्राम यूजिंग दिस कॉइन वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन। अब देखो आपको वजन करना 78 ग्राम, तो वजन करने के लिए भाई आप बड़ा बड़ा ले लो, आपको लेस देन 7 कॉइन बोला है, तो आप कैसे वजन कर सकते हो 78 ग्राम। अगर आप में से कुछ लोग कभी बचपन में गेहूं पिसाने गए होंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जब बड़े बड़े कॉइन रहते हैं तो एक बड़ा कॉइन रख देते हैं, फिर और बड़े रख देते हैं जो भी, और अगर वजन ज़्यादा होता है तो एक छोटा सा कॉइन उधर चढ़ा देते हैं, दूसरी साइड चढ़ा के उसको सब्ट्रैक्ट कर दे, माइनस कर देते हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ बोला कि वजन करना है।
तो वजन करना है तो लेस देन 7 कॉइन संभव है क्या? देखो अगर संभव है तो कैसे, अगर मुझे 78 kg लाना है, 78 ग्राम लाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक 50 का ले लूँ, एक 25 का ले लूँ, कितने हो गए अपने पास 75 हो गए, एक 5 का ले लूँ 80 हो गए, और उसमें से 2 का एक कॉइन माइनस कर दूँ, तो एक कॉइन ये, एक कॉइन ये, एक कॉइन ये, एक कॉइन ये, कितने कॉइन हम यूज़ किए? 4 कॉइन यूज़ किए। बताओ 50 का हमने एक लिया, एक 25 का लिया 75, एक 5 का ले लिया, कितने हो गए 80 हो गए, 3 कॉइन यूज़ किए। चौथे कॉइन में 2 जो ग्राम का कॉइन है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो कॉइन तो हमने यूज़ किया ना, तो हमारे 4 कॉइन हो गए। 4 जो 7 से कम है, लेस देन 7 है, तो हमारा करेक्ट है, ये सेकेंड भी करेक्ट हो जाएगा। इसके और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कि आप सपोज 50 ग्राम का एक ले लेते हो, और तो सपोज 10 ग्राम के 3 ले लेते हो, तो 50 30 80 हो गया, और माइनस फिर 2 ग्राम का एक कर देते हो, तो 3 यहाँ से, एक यहाँ से 4, और एक ये 5, तो इस केस में 5 कॉइन आप ले लिए, तो अभी भी ये 7 कॉइन से छोट कम है। ठीक है, तो ऐसे और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बस आपको ये चेक करना है कि संभव है क्या, वन कैन यूज कर सकता है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और आपसे यहाँ बोला है कि विच इज करेक्ट, तो बोथ द स्टेटमेंट करेक्ट, ऑप्शन सी। ठीक है, बताओ भाई समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं। ए प्लस बी मीन्स दिस दिस, ए माइनस बी दिस दिस दिस, तो हम बना लेते हैं। देखो ये दिया है, मैं एक तरीका बताऊंगा, वैसे तो मैं सिखाता हूँ कि ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन आर इक्वल्स टू, ये लेस देन, और ये इक्वल्स टू, बट मैं अभी आपको ये एक क्वेश्चन के लिए नहीं बताऊंगा, बिकॉज पहले आपको ये समझना पड़ेगा, और आप समझोगे तो टाइम लगेगा। ये चीज़ें लेक्चर अवेलेबल है, इसका पूरा वीडियो अवेलेबल है, अगर ये चीज़ें आपको सीखनी है, बिकॉज मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा कि भाई इस तरीकों को आप सीखो। इसके जब 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन का मिनिमम सेट है, तब आप इस चीज़ को सीखो, और वीडियो अवेलेबल है, जाके आप देखो। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए मैं क्या कहूँगा, देखो इंटू है तो भाई यहीं से मैं डायरेक्ट कर लेता हूँ। देखो P इंटू क्यू, तो P इंटू क्यू का मतलब देखो मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर, नॉट स्मॉलर का मतलब ये स्मॉलर नहीं है, इसका मतलब क्या है, ग्रेटर है, तो P ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्यू। स्मॉलर नहीं है, स्मॉलर के लिए मना किया, मतलब ग्रेटर अथवा इक्वल हो सकता है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट P माइनस टी, तो माइनस कहाँ है भाई, यहाँ पर है, तो A इज नॉट ग्रेटर, ग्रेटर नहीं है मतलब लेस है और इक्वल है। ठीक है, तो P लेस देन आर इक्वल्स टू T, दूसरा पार्ट। T और डिवाइडर, डिवीजन का साइन है, मीन्स नाइदर ग्रेटर नार इक्वल, ग्रेटर भी नहीं इक्वल भी नहीं, मतलब क्या है, लेस है, तो लेस कौन है, T लेस देन R है। ठीक है, चौथा R प्लस, प्लस माइनस ये दोनों साइन है, मीन्स नाइदर स्मॉलर नार ग्रेटर, तो स्मॉलर भी नहीं ग्रेटर भी नहीं, मतलब इक्वल है, तो आर और एस जो है इक्वल हो गए, प्लस साइन के साथ इक्वल हो गए। तो ये पहला वाला जो कंक्लूजन दिया है, देखो प्लस साइन माइनस के साथ दिया है, मतलब Q इज इक्वल टू T, आपको ये चेक करना है। दूसरे वाले में चेक करना है S प्लस R, और प्लस का मतलब यहाँ पर दिया है नाइदर स्मॉलर नार इक्वल, तो स्मॉलर भी नहीं है इक्वल भी नहीं, मतलब ये ग्रेटर है। ठीक है, एस ग्रेटर क्यू ये दिया है। ठीक है, आपको ये चेक करना है। देखो भाई क्यू बराबर टी चेक करना है, तो क्यू बराबर टी मतलब, तो देखो पी ग्रेटर देन, मतलब पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू, मतलब क्यू लेस देन है पी से। अब पी यहाँ पर टी से छोटा है, तो ये दोनों बात उल्टी हो गई ना, नहीं समझ आया? देखो अगर इन दोनों को इक्वल करते हो, मतलब एक साथ लिखते हो, देखो तो कैसे लिखोगे भाई, ये टी ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू पी, और P ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू क्यू, ये लिख दिया आपने। अब बताओ मुझे P इज इक्वल टू टी, संभव तो है, अगर ये दोनों जगह इक्वल इक्वल है तो संभव हो सकता है, परंतु कंफर्म तो हम नहीं कह सकते ना, जब तक अगर एक भी गलत का पॉसिबिलिटी है, गलत की संभावना है, तो उसको आप गलत ही मानोगे, तो ये गलत हो जाएगा। बताओ भाई, हाँ कैन भी अगर ट्रू होता तो हो जाता, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, पहला वाला ये गलत। दूसरे को चेक करते हैं, एस प्लस यानी ये वाला एस ग्रेटर देन क्यू, तो भाई एस ग्रेटर देन क्यू है क्या, आर इक्वल टू एस, मतलब एस इक्वल टू आर, दैट मीन्स कि यहाँ एस ग्रेटर देन टी, और टी ग्रेटर देन पी, और पी ग्रेटर देन क्यू,
मतलब सब जगह देखो ग्रेटर, अगर एक भी जगह अगर ग्रेटर का साइन आ गया, एक भी जगह ग्रेटर का साइन आ गया तो ये पक्का सही हो जाएगा। मैं इसको इन चारों को एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। देखो आर बराबर एस लिखा है तो हमने लिख दिया आर बराबर एस, तो आर ग्रेटर देन टी है तो ये भी ग्रेटर देन टी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो टी ग्रेटर देन इक्वल्स टू पी है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी हो गया। ठीक है, और पी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्यू है तो ये क्यू हो गया। यहाँ पर आर बराबर एस, अब यहाँ से देख लो एक जगह ग्रेटर आ गया ना, तो ये अब इधर चाहे इक्वल हो या ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हो वो ग्रेटर ही होगा, तो एस ग्रेटर देन क्यू आप कह सकते हो। दैट मीन्स कि ये करेक्ट हो गया। हाँ, अगर यहाँ इक्वल होता तो फिर आप इसको गलत कर पाते, इसको गलत करते, बिकॉज ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो दोनों, ना तो आप इसको क्लियर कहते उस केस में और ना ही ना ही इक्वल को सही कहते, ये दोनों गलत होते हैं। बट आइदर फर्स्ट और सेकंड होता है इस केस में, जब यहाँ पर अगर इक्वल होता तब ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। तो इसका आंसर कौन सा सही है भाई? सेकंड वाला सही है, पहला वाला गलत है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। अगर आपको याद हो तो भाई मैं आपको बता दूं, ये तीसरा क्वेश्चन है रिमाइंडर का। इस एक पेपर में ये रिमाइंडर का तीसरा क्वेश्चन है। भाई मैं रिमाइंडर के 2 लेक्चर बनाया हूँ, इतने वीआईपी लेक्चर हैं, बता रहा हूँ कि आप उसको देखो जाके, आपको लगेगा रिमाइंडर का तो कुछ चीज़ें बची ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर का सब कुछ मैं कवर करवा दिया हूँ। ये तीसरा क्वेश्चन है रिमाइंडर का इस एक पेपर में। मतलब रिमाइंडर पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। 2 पावर 192 उसको डिवाइड करना 6 से, रिमाइंडर 6 से डिवाइड करना मतलब जब 8 होगा, मान लो 8 बटे जब 6 करते हो भाई तो रिमाइंडर फिर से 2 आता है, तो मुझे इसको 8 कहीं ना कहीं बनाना है। ठीक है, अब 8 कैसे बनाओगे? 8 कैसे बनाओगे? देखो भाई 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, तो 2 की पावर 3 जब कर दोगे तो फिर ये 3 से डिवाइड करो, तो 3 6 का 18 और 3 चौको 12 डिवाइडेड बाय 6, मतलब सेम चीज़ 6 लिखो या ना लिखो, बस आपको समझ में आ रहा है ना। फिर से ये 8 हो जाएगा, तो 8 को फिर से ये 2 हो जाएगा। अब 2 की पावर 64, तो 2 की पावर 3 और 3 का 21 3 63, एक 2 बच गया। देखो बिकॉज 64 है ना टोटल 64, तो 21 3 63, तो एक 2 को अलग रख दो। इस वाले पार्ट से फिर से 2 बच जाएगा, इस वाले पार्ट से 2 और 2 की पावर 21, तो 2 की पावर 21 को मैं 2 की पावर 3 इंटू 2 7 रख दिया, और ये वाला 2 अलग रखा ही है। फिर से इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट से इतने से ये 8 होगा, 8 बटे 6 यानी 2 बचेगा, तो 2 की घाते 7 इंटू 2। अब 2 की घाते 6 को 2 की घाते 3 इंटू 2 लिख सकते हो, और एक 2 और इंटू एक 2 डिवाइडेड बाई 6, ये 8 हो जाएगा। तो 8 का मतलब आप रिमाइंडर 2 बचेगा, और 2 का स्क्वायर है, दैट मीन्स कि 4 है, और इंटू 2 2 ज़ा 4 ये भी है, 4 तक 16, 16 बटे 6 यानी रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 दूनी 12, 4 रिमाइंडर आ जाएगा। बस आंसर आ गया आपका, ऑप्शन डी डिले। ठीक है, समझ आया भाई? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 75। ए बी सी दिस मच, ये एक पैटर्न दिया है, हमें देखना है दैट फॉलो अ सर्टेन पैटर्न विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट द सीक्वेंस। ठीक है, सबसे पहले हम इसको गिनते हैं, गिनती गिनते के कितने हैं, बिकॉज इस टाइप के जब क्वेश्चन होते हैं, मान लो 15 दिया है, तो 15 को या तो 5 5 5 के 3 पार्ट हो जाएंगे, या हो सकता है कि 3 3 3 3 3 के 5 पार्ट हो जाएं, या जैसे 16 दिया है मान लो, तो 16 को हो सकता है कि 4 4 4 4 के पार्ट लग रहे हों, या फिर हो सकता है कि अगर बहुत रेयर होगा तो 8 8, बट जनरली 3 4 5 के ही पार्ट लगते हैं। मतलब इतने इतने, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पार्ट लग गए, तो एक में 3 हो सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 4 हो सकते हैं, या 5 हो सकते हैं, इतने। ठीक, ज़्यादातर होता है, रेयर में कुछ भी संभव है। तो अब इसमें गिनते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 3 2 5 3 8 1 9 2 11 2 13 2 15 1 16 4 20। ठीक है, 20 लेटर है, समझ आए? देखो जो फिल करना है उसको भी गिनना है, उसको भी गिन के मिला के 20 हैं। अब 20 हैं तो या तो सभी में 4 4 4 हो सकते हैं, या सभी में 5 5 5 5 5 के 4 ग्रुप हो सकते हैं, या 4 4 के 5 ग्रुप हो सकते हैं, ऐसा ही हो सकता है।
देखते हैं, चेक करते हैं। देखो दिया है ए बी सी, फिर ये डबल छोड़ दिया है, डबल छोड़ा है, तो अब मान लो यहाँ पर डी हो सकता है। अगर मान लो एक जगह डी हुआ तो फिर आगे क्या होगा, फिर अगर मान लो फिल किया ए तो ये डबल ए बी सी हो जाएगा। अथवा मान लो कि अगर मैं यहाँ पर सी के बाद डी आता है, या तो डबल सी डी करोगे, डबल सी डी करोगे, या फिर डबल डी कर दो मान लो लेट से। तो सब ए बी सी डी, ये ए बी सी डी है, तो डी जो आखिरी वाला है, मान लो अगर मैं डबल डी कर देता हूँ तो ए बी सी, फिर तीसरा वाला। अब यहाँ पर फिर से डबल डी नहीं करोगे, बिकॉज डबल सी करोगे, बिकॉज पैटर्न एक लगाना है ना। तो ए बी सी डबल डी, फिर ए बी डबल सी डी, फिर यहाँ पर बिकॉज हमें हिंट दे रहा है, देखो ए बी, ए डबल बी सी डी है, फिर यहाँ ए बी सी डी है, तो इसको डबल ए आप पढ़ सकते हो। कुल मिला के वो ये कह रहा है भाई, देखो पहले वाले में वो यहाँ पर जब बी को डबल करवाया तो यहाँ पर सी को डबल करवाएगा, यहाँ डी को डबल करवाएगा, यहाँ ए को डबल करवा रहा है, वो ये कह रहा है। तो ए बी सी डबल डी पहला पार्ट ये कर दिया, मीन्स पहले वाले में डबल डी फिल कर दोगे, फिर ए बी डबल सी डी, तो ये वाला यहाँ पर आपने सी फिल कर दिया। फिर तीसरे वाले पार्ट में फिर ए डबल बी, देखो हो ए डबल बी, और ये वाला पहले पार्ट से पार्ट वो दिया है, यही हमें हिंट दे रहा है। फिर ये सी डी हो गया, फिर यहाँ पर आप ए फिल करोगे, तो ये वाला आपने ए फिल कर दिया, तो ए बी सी डी, एक ए तो पहले से था यहाँ पर, ए के पहले से था एक, हमने फिल कर दिया बी सी डी। अब चेक करो, देखो डबल डी आपने फिल किया, यहाँ पर एक सी फिल किया, यहाँ पर ए फिल किया, मतलब आपका जो फिलिंग है डबल डी सी और ये ए, ये हो गया। यहाँ से चेक करो, एक पैटर्न जो लग रहा है क्या, ए बी सी डबल डी, ए बी डबल सी डी, फिर ए डबल बी सी डी, फिर डबल ए बी सी डी। मतलब सबसे पहले डबल कौन है, आखिरी वाला, फिर उसके बाद वाला डबल है, फिर उसके पहले, मतलब उसके पहले वाला, फिर उसके पहले वाला डबल है, फिर उसके पहले वाला डबल है। आपका यही है डबल डी सी ए, कौन सा है चेक कर लो, डबल डी सी ए, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताओ भाई समझ में आया क्या? अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76। देखो ए बी सी डी आर द 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लाइंग ए बी एंड सी डी रिजल्टिंग इन अ 3 डिजिट नंबर डी ई एफ। लिख लेते हैं, ए बी एंड सी डी 2 डिजिट नंबर हैं, जब इनको मल्टीप्लाई करते हो तो अपने मिलता है अपने पास डी ई एफ। ठीक है, आगे देखते हैं, एडिंग डी ई एफ टू अनदर 3 डिजिट नंबर जी एच आई रिजल्टिंग 975। कह रहा है कि जब डी ई एफ को एक नंबर अनदर जी एच आई जब इसको जोड़ते हैं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ ऐड करते हैं, तो अपने को मिलता है 975। ठीक है, फर्दर ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर डिस्टिंक्ट डिजिट, ये सभी की सभी डिस्टिंक्ट डिजिट है। भाई ये कितने हो गए, ए बी सी डी ई आई तक चले गए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 9 डिजिट हो गए, और 9 डिजिट हो गए, और 9 के 9 सभी अलग अलग हैं। हमारे पास अगर 0 को छोड़ दो तो 9 ही डिजिट होती हैं, सिंगल डिजिट। आगे पढ़ते हैं, इफ ई इज इक्वल टू 0, मतलब 0 को भी शामिल कर लिया है, बता दिया ई इक्वल टू 0 एंड एफ इज इक्वल टू 8, इतना बता दिया, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, मीन्स ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? इस टाइप के सवाल हर साल एक क्वेश्चन आता है, हर साल। अब वो किसी भी फॉर्म में कभी मल्टीप्लाई, कभी एडिशन, कभी सब्ट्रैक्शन, कुछ भी करवा लेता है, पर हर साल इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है। ठीक, देखो कैसे करोगे भाई, आप सोचो, बस हिंट लगाओ। आपको क्या दिया है, ई की वैल्यू 0 दिया, एफ की वैल्यू 8 दिया, मतलब अगर इसको आप लिखोगे तो D08, एफ की वैल्यू 8 दिया है, ई की वैल्यू 0 दिया है। ठीक है, D08 होगा। ठीक है, समझना ध्यान से। अगर यहाँ पर भी मैं इसको 0 लिखूँ और यहाँ पर 8 लिखूँ और यहाँ पर ये D है, अब ये 5 हो रहा है भाई, आई ये सभी सिंगल डिजिट नंबर हैं। ठीक है, अब जब सिंगल डिजिट नंबर है, आप सोचो कि जब 8 में
8 में आई जोड़ रहे हो तो यहाँ 5 आ रहा। भाई 8 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि यहाँ 5 आए? अब 8 में कुछ जोड़ने पर 5 तो नहीं आएगा, 15 होगा, 15 का ही 5 आएगा ना। दैट मीन्स आई की वैल्यू आपने निकाल ली कि आई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 7 15। आई की वैल्यू आप 7 जोड़ोगे। ठीक है, बताओ भाई, आई की वैल्यू 7 हो गई, आपने 7 जोड़ा तो 8 7 15, कैरी 1 आएगा। ठीक है, कैरी 1 आएगा। आई की वैल्यू आपने क्या निकाली, 7, कैरी 1 आया। अब 1 आया, अब ये 0 है तो 0 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 1। अब 1 में क्या जोड़ोगे कि यहाँ 7 आना चाहिए, तो भाई, और यहाँ पर h है, 1 में क्या जोड़ोगे कि यहाँ 7 आना चाहिए, तो 1 में आप जोड़ोगे 6। तो ये 6 किसकी वैल्यू है भाई, 8 h की वैल्यू है, h की वैल्यू। अब यहाँ अल्फाबेटिक में वो जो नंबर होते हैं उसकी वैल्यू मत निकालना यहाँ पर कि h की वैल्यू 8 होती, नहीं, h की यहाँ पर वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से कैरी कुछ भी नहीं बचा, कैरी कुछ भी नहीं बचा ना। अब d और g को आपको जोड़ना है कि ये 9 आ जाए, d और g को जोड़ोगे कि ये 9 आ जाए। अब अभी हमारे पास हिंट नहीं है और हमसे d की वैल्यू भी नहीं पूछा, a प्लस बी प्लस सी 3 की वैल्यू पूछा है। चलो चेक करते हैं भाई। अब सोचो, यहाँ पर ए बी कुछ 2 डिजिट हैं, सी डी 2 डिजिट नंबर हैं। हमें आखिरी में जब मल्टीप्लाई करते हो, मान लो कि मैं एक समझाऊँ आपको कि सपोज 13 गुणे 14 आप मल्टीप्लाई करते हो, तो 13 गुणे 14 यूनिट डिजिट पर क्या आता है, इन्हीं दोनों को जो यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करने पर आएगा वही आएगा ना। 4 3 12, तो यूनिट डिजिट पर ये 2 ही आएगा। सेम चीज़ जैसे यहाँ 8 है तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 आना चाहिए, ऐसे ही होगा। अब 8 कैसे आ सकता है, 2 गुणे 4 आ सकता है अथवा 4 गुणे 2 आ सकता है, और 1 गुणे 8 अथवा 8 गुणे 1। ठीक है, समझ आए, ये 4 तरीके पॉसिबल हैं। अब इन 4 तरीके में भाई देखो कि कौन कौन संभव है कौन कौन नहीं है। 8 गुणे 1, भाई यहाँ पर f की वैल्यू 8 हो गई है, और यहाँ पर 8 कोई भी डिजिट सभी अलग अलग डिस्टिंक्ट डिजिट दिया है, तो f 8 तो नहीं हो सकता, मतलब ये वाला भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बिकॉज किसी, अगर मान लो f की वैल्यू 8 हो गई तो या तो आप d की जगह 8 रखोगे या b की जगह, तो कहीं भी 8 नहीं हो सकता, मतलब ये दो तो पॉसिबिलिटी चली गई। ठीक, अब आगे देखते हैं। मान लो मैं किसी एक जगह सपोज यहाँ पर कुछ भी रख देता हूँ, तो मान लो लेट से एक जगह में 2 रख दिया, एक जगह 4 रख दिया। ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, बी की वैल्यू मुझे नहीं, ये सी है इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता। अब ए इसका इसका मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर क्या क्या संभव है। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि क्या क्या संभव है मेरे पास ऑप्शन में, कि मुझे कुछ ऐसा 3 डिजिट का नंबर मिले जिसमें से पहला डिजिट जो भी है, और यहाँ पर जो वैल्यू लोगे वही यह तीसरी डिजिट आनी चाहिए, जो यहाँ पर ये वाली वैल्यू है वही यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, अब या तो आप इसको A4 कह सकते हो और C2 कह सकते हो, तब भी आपका D08 आना चाहिए और इसमें भी D08। अब ऐसे आप पॉसिबिलिटी चेक करोगे। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पर सपोज 1 लेता हूँ, ए की वैल्यू 1। अब कोई भी डिजिट सेम, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 तो नहीं हो सकता, बिकॉज सभी अलग अलग डिजिट हैं। यहाँ पर जैसे 2 है तो यहाँ 2 नहीं हो सकता, यहाँ 4 है तो यहाँ ये 4 2 आ गए तो यहाँ 2 2 तो नहीं आ सकते। मैं काम करता हूँ हिट एंड ट्राई के लिए, एक जगह 32 ले लेता हूँ। ठीक है, एक जगह 32 ले लेता हूँ और एक जगह मैं सपोज 1 और 4 ले लेता हूँ, ऐसा कुछ। मैं इनको मल्टीप्लाई करके देखूँ क्या ऐसा कुछ आ रहा है, बन रहा है क्या जुगाड़। तो 14 दूनी 28, कैरी 2 आ जाएगा, 14 3 42 और 2 44 आ जाएगा। भाई ये नहीं हो रहा, ये 0 होना चाहिए सेकंड डिजिट, और ये 2 समान भी हो गए तो ये नहीं होगा। उल्टा करके देखूँ क्या, मैं अगर मान लो ए की जगह 1 रखूँ, इसको 1 और 2 रखूँ और इसको 3 और 4 रखूँ, ऐसा कुछ करके देखूँ, तो 12 चौक 48, कैरी 4 और 12 3 36 4 40। भाई हमारा ये तो सही हो गया। कैसे, देखो ये 408 था, मतलब जब हमने 12 का 34 से गुणा किया, ठीक है, तो 12 चौक 48, कैरी 8 हो गया, 12 चौक 48, कैरी 4, 12 3 36 4 40, और ये D08 है। देखो ये वाला डिजिट, ये जो 4 था यही 4 यहाँ आ गया, जो यहाँ ये देखो ये कहाँ गया, ये D था वही D यहाँ आया, मतलब D की वैल्यू हमारी 4 आ गई, और ये वाली पूरी सही हो गई, मतलब A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 2 और C की वैल्यू ये वाली 3 हो गई। अब A प्लस बी प्लस सी हमसे पूछा, इन सबको जोड़ दो, 1 2 3 3 6, तो 6 हमारा आंसर हो जाएगा, तीनों का सम, ऑप्शन ए। ठीक है भाई, समझ में आया क्या।
तो आपको जो ज़रूरत है, जो आपको चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको सोचना पड़ेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 77। 5 सत्यार्थी यानी 5 प्रत्याशी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द 5 कैंडिडेट पी क्यू आर एस टी। 2 स्टेटमेंट आर ट्रू, जिसमें से 2 स्टेटमेंट ट्रू है, एंड 1 स्टेटमेंट इज फॉल्स। ट्रू, फॉल्स, ट्रू, ये 2 ट्रू दिए हैं, तो सबसे पहले हम ट्रू ट्रू को लिख देख लेते हैं। वन ऑफ द पी एंड क्यू वॉज सेलेक्टेड। वन ऑफ द पी एंड क्यू मतलब पी एंड क्यू में से केवल आप एक सेलेक्ट करोगे, ठीक है। इस वाले ट्रू को भी देखें। एट मोस्ट 2 ऑफ आर एस एंड टी वर सेलेक्टेड, मतलब आर एस एंड टी में से ज़्यादा आप 2 सेलेक्ट कर सकते हो। इसका मतलब या तो 0 सेलेक्ट कर सकते हो, या 1 सेलेक्ट कर सकते हो, या 2 सेलेक्ट। भाई एटलीस्ट एंड एटमोस्ट का मतलब आप समझते हो ना भाई। एटलीस्ट का मतलब कि कम से कम, इसका मतलब वो ज़्यादा की कोई रोक टोक नहीं लगाया है। और एटमोस्ट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब वो कम की रोक टोक नहीं लगाया। कम संभव है पर ज़्यादा मना किया है, ठीक है। एटमोस्ट बोला है तो ज़्यादा 2, तो 1 भी हो सकता है, या तो 1 भी ना हो, 0 हो तो संभव है, ठीक है। अब ये 2 तो सही हो गए, तो हमने सही को लिख दिया। अब देखो ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट है फॉल्स वाला। अगर फॉल्स स्टेटमेंट, ये हमें पता है कि ये फॉल्स है। एट लीस्ट 1 ऑफ आर एंड एस वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। अगर इसमें से आर एंड एस में से एक सेलेक्ट होता है, मान लो मैं इसकी बात मान लेता हूँ, अगर मैं इसकी बात मान लेता हूँ तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स कहाँ से होगा। अगर मैं इसकी बात मान लेता हूँ कि जो लिखा है कि एटलीस्ट या तो आर सेलेक्ट हो या एस सेलेक्ट हो, या अथवा एटलीस्ट बोला है ना, तो या तो आर सेलेक्ट हो, कम से कम एक सेलेक्ट होना है, तो ज़्यादा की तो कोई रोक नहीं है। तो या तो आर सेलेक्ट हो या एस सेलेक्ट हो, या आर एंड एस दोनों सेलेक्ट हो। अगर ये सेलेक्ट होते हैं, मैं ऐसा मान लेता हूँ, तो फिर ये स्टेटमेंट फॉल्स कहाँ हो गया, फिर तो ये स्टेटमेंट का ट्रू हो गया। तो मुझे इसको फॉल्स बनाना है। दैट मीन्स ये जो इन्फॉर्मेशन बोल रहा है वो नहीं होना चाहिए। समझ आया क्या? जो स्टेटमेंट ये बोल रहा है वो नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स अगर मैं इस पार्ट को सही मानता हूं तो या तो आर सेलेक्ट हो या एस सेलेक्ट हो, या आर एंड एस दोनों सेलेक्ट हो। ये 3 केसेस हैं। तो अगर मुझे इस स्टेटमेंट को फॉल्स बनाना है तो ना तो आर सेलेक्ट होना है, ना एस सेलेक्ट होना है, ना तो दोनों, कोई भी सेलेक्ट नहीं होगा। नॉट सेलेक्टेड लिख दो, ठीक है भाई। ये दोनों सेलेक्ट नहीं होंगे तब तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। बात समझ में आई ना? अब देख लेते हैं बोला क्या है पहले स्टेटमेंट में। विच आर द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। एट लीस्ट 4 वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब। अब मुझे यही 5 में से जॉब के लिए सेलेक्ट करना है। यहाँ पर क्या बोला, एट लीस्ट 4 मतलब कम से कम 4 को सेलेक्ट होना ही है। भाई देखो अब ये वाला ट्रू स्टेटमेंट है, मतलब पहले से फॉल्स बोला था तो हमने ट्रू बना लिया, क्योंकि हम जो करेंगे तो हम ट्रू बना के ना करेंगे। तो ये तो फॉल्स बोला था तो हमने इसको ट्रू बना लिया। तो आर भी सेलेक्ट नहीं होगा, एस भी सेलेक्ट नहीं होगा, तो भाई ये तो हो ही नहीं सकता। टोटल 5 है ही सही, 2 तो ये कैसे यहीं से गलत हो गए, मतलब 2 सेलेक्ट होना ही नहीं है, 2 सेलेक्ट नहीं होंगे। अब आर नहीं होगा सेलेक्ट, एस भी नहीं होगा सेलेक्ट, तो ज़्यादा आप टी को सेलेक्ट कर सकते हो। पी एंड क्यू में से एक ही सेलेक्ट होगा, तो या तो आप पी को सेलेक्ट कर लो, या क्यू को सेलेक्ट कर लो, या पी के साथ टी को सेलेक्ट कर लो, या क्यू के साथ टी को सेलेक्ट कर लो। तो 4 केस संभव है, 4 केस संभव है, बट एटलीस्ट 4 नहीं सेलेक्टेड। या तो एक सेलेक्ट हो रहा है, या तो 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, ज़्यादा 2 सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप बोल सकते हो एटमोस्ट 2 पर सेलेक्टेड यहाँ पर। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 4 केस बन रहे हैं, ध्यान रहे कंफ्यूज नहीं होना है, 4 केस बन रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितने सेलेक्ट हो रहे हैं, 2 बंदे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो एटमोस्ट 2 यहाँ पर अगर लिखोगे तो एटमोस्ट 2 वर सेलेक्टेड फॉर द जॉब, तो ये पहला गलत हो गया। दूसरा देखते हैं, एस वाज सेलेक्टेड फॉर द जॉब। भाई एस यहीं जो मना हो गया ना, कहाँ सेलेक्ट हो रहा है, एस देखो मना किया है। अगर मैं इसको जब बना लिया अपने फेवर में ट्रू, तो एस कहाँ सेलेक्ट हो रहा है, तो एस नहीं सेलेक्ट हो रहा, दैट मीन्स ये भी गलत हो गया। तो ये भी गलत हो गया, मतलब आपको करेक्ट बताना है, दैट मीन्स कि डी हो जाएगा। नाइदर वन इज करेक्ट, नाइदर वन नॉट टू। ठीक है भाई, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 78, बस 3 ही क्वेश्चन है, ये मिला के जल्दी हो जाएंगे। देखो, लेट पी क्यू आर एस टी विद द फाइव स्टेटमेंट सच दैट इफ पी इज ट्रू देन बोथ क्यू एंड एस आर द ट्रू। अगर मैं पी को ट्रू देता हूं देन क्यू एंड एस दोनों ट्रू होंगे, ठीक है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो पार्ट दिया है,
इफ आर एंड एस आर ट्रू, मतलब अगर आर भी ट्रू है एस भी ट्रू है, देन टी इज फॉल्स। टी इज फॉल्स मतलब मैं ट्रू को टिक बना दिया हूं और फॉल्स को इनकरेक्ट बना दिया हूं, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग कैन बी कंक्लूडेड, ठीक है भाई। देखो, इफ टी इज ट्रू, पहला दिया है इफ टी इज ट्रू, अगर मैं टी, देखो यहाँ पर टी को क्या बोला है, गलत बोला है। जब ये आर एंड एस अगर ट्रू है तो टी फॉल्स है। अपने को पहला बोला है अगर टी को ट्रू करना है, इफ टी इज ट्रू देन एटलीस्ट वन ऑफ द पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। चेक करते हैं भाई, अगर टी को मैं ट्रू बना रहा हूं तो आर क्या होगा, ध्यान से देखो, अगर आर ट्रू है एस ट्रू है तो टी ट्रू होगा, टी जो है फॉल्स होगा। पर अगर उल्टा चलो, अगर टी को ट्रू कर दिए तो भाई आर जो है वो ट्रू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है। ध्यान से बस समझना बात को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपकी अंडरस्टैंडिंग डीपली सोचना पड़ेगा, अदरवाइज ये रंग हो जाएगा क्वेश्चन आपका। अगर मान लो, देखो, अगर आर ट्रू है एस ट्रू है तो टी फॉल्स हो जाएगा। बट अगर टी को सही करते हो, अगर मान लो टी को ट्रू करते हो तो इन दोनों को एक साथ ट्रू नहीं कर सकते भाई। अगर इन दोनों को ट्रू कर दिए, मान लो अगर टी को ट्रू कर दिए, टी के ट्रू करने के बाद अगर आप आर को भी ट्रू करते हो एस को भी ट्रू कर सकते हो, तो फिर ये रिवर्स ऑर्डर कहाँ हो जाएगा, फिर रिवर्स ऑर्डर से आर ट्रू एस ट्रू, तो फिर टी को फॉल्स होना पड़ेगा जो ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। और इसके अनुसार अगर आप ऐसा कर रहे हो तो फिर से आपका उसका कंट्राडिक्ट करेगा, अपोजिट हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। मतलब आपको इन दोनों में से दोनों को सही नहीं कर पाओगे। अगर टी को आप ट्रू करते हो तो या तो आर सही हो या एस सही हो या एक गलत हो, कम से कम एक को गलत करना है। तो अगर मान लो एस को गलत करते हो और जब एस को गलत करोगे भाई तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर एस को जैसे आपने गलत कर दिया तो पी सही है तब एस सही है, तो एस गलत है तो पी गलत हो सकता है, एस गलत है तो पी गलत होगा। या अगर आप एस को अगर सही गलत करते हो तो भाई पी को अगर सही भी कर देते हो तो कम से कम, देखो बोला है एटलीस्ट वन ऑफ द पी एंड आर मस्ट बी फॉल्स। भाई यही तो पी एंड आर में से आपको देखना है कि पी या तो यहाँ एस फॉल्स है तो या तो पी फॉल्स हो गया, अगर आप पी लेते हो तो आर को फॉल्स होना पड़ेगा। मतलब एक तो फॉल्स है, दैट मीन्स कि ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट हो गया जो भी बोल रहा है, ठीक है, समझ आया। दूसरा पार्ट देखते हैं, इफ Q इज ट्रू देन P इज ट्रू। अगर Q को आप ट्रू करते हो तो P इज ट्रू। अगर P ट्रू था तब Q ट्रू था, सही है। पर अगर Q को ट्रू करते हो तो भाई जरूरी क्या कि P ट्रू ही होगा, P ट्रू हो भी सकता है और P फॉल्स भी हो सकता है, मतलब रॉन्ग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। दैट मीन्स आप इस केस में कांट से बोलोगे, कांट से। और कांट से जब भी आता है दो दो कंडीशन लगती है कि आप कह भी सही भी हो सकता है नहीं भी हो, तो हम उसको गलत ही मानते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, मीन्स केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। 7x5 cuboid dimension 7x5x3 centimeter is painted red, green and blue color on each pair of the opposite face of the dimension 7, 5, 5, 3 and 7, 3, इसमें देख लो, ठीक, सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ध्यान रहे ईच डायमेंशन ईच पेयर ऑफ द अपोजिट फेसेस, 7, 5 मतलब जो भी अपोजिट फेसेस मैं आपको अभी बना के समझाऊंगा। देन द क्यूबॉइड इज कट एंड सेपरेटेड इनटू द वेरियस क्यूब ईच ऑफ द साइड लेंथ 1 सेंटीमीटर। उसको फिर कट किया जाता है लेंथ एक एक सेंटीमीटर के क्यूब में। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको क्यूबॉइड बना देता हूं। मान लो कि लेट से ये क्यूबॉइड है, ठीक है। अब सपोज मैं इसको ये अलग अलग मैं लाइन इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो, आपको मैं ये बड़ी वाली को साइड 7 ले लेता हूँ, इसको मैं 5 ले लेता हूँ और इसको मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है।
अब ये बोल रहा है 7 × 5 × 3 सेंटीमीटर एक पेंटेड रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर ऑन ईच ऑफ द पेयर ऑफ द अपोजिट फेस ऑफ द डायमेंशन। मतलब 7 × 5 वाले को पहले रिस्पेक्टिवली यहाँ पर बोला है, तो 7 × 5 जो दिया है उसको रेड, पहला रेड 7 × 5, तो 7 और 5 का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, आप समझ रहे हो ना, ये ऊपर वाला पार्ट मतलब ये जो फ्रंट वाला, तो इसको उसने रेड से पेंट किया है। 5 × 3 को उसने ग्रीन से। 5 × 3 कौन सा होगा भाई, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये 5 है और ये वाली 3 है, अगर ये वाली 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो ये वाले पार्ट को उसने ग्रीन से पेंट किया है, ठीक है। अब ये वाला ग्रीन है तो मतलब इधर वाला भी पार्ट ये वाला ग्रीन होगा। वो बोला कि अपोजिट, ये रेड है तो मतलब ये ऊपर वाला है, तो जब आप पीछे साइड से जाओगे तो ये भी रेड होगा, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, ये मतलब कि इसके जस्ट ये जो ऊपर वाला है, मतलब इस वाली देखो ए ओ अब बी सी, ये सी, तो ओ ए बी सी ये जो पार्ट है ये बाहर वाला, इसके पीछे वाला फेस भी आपका रेड होगा, ठीक है, रेड होगा ये, ठीक। और ये ग्रीन है तो इसके अपोजिट वाला ग्रीन होगा। अब एक ऊपर वाला पार्ट बचा, ये वाला पार्ट ऊपर वाला, उसको बोला है कि ब्लू कलर, कौन सा, 7 × 3, तो ये 7 और 3 ये वाला ब्लू कलर है। अब ये ब्लू कलर है तो इसके जस्ट नीचे वाला पार्ट भी ब्लू कलर होगा। आप समझ पा रहे हो ना, यहाँ पर मैं 2D में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा बस यही समझना है कि भाई ये जो ऊपर वाला फेस है इसके और इसके अपोजिट वाला रेड है, ठीक, इधर वाला और इधर वाला ग्रीन है। और क्योंकि आप कोई सा भी रूम उठाओ, कुछ भी क्यूब उठाओ, तो उसके 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देयर आर एग्जैक्टली 15 स्मॉल क्यूब विथ नो पेंट ऑन एनी फेस। नो पेंट का मतलब कि जीरो फेस पेंटेड, जीरो फेस पेंटेड, ऐसे बोल रहा है कि 15 है। चेक करते हैं भाई, मैं आपको क्या बताया हूँ कि टोटल जो जीरो फेस पेंटेड होते हैं वो कितना होता है, n-2 का होल क्यूब, यही होता है। ये कब होता है, जब क्यूब होता है। यहाँ पर तो क्यूबॉइड दिया है ना, यहाँ पर क्यूबॉइड दिया है, तो इसका मतलब होगा कि n1-2, n2-2 और n3-2। n1 n2 n3 क्या है भाई, 7 जो है, एक n1 है, जैसे ये दिया है 7/5/3, तो ये n1 है, ये n2 है और ये n3 है। बताओ, क्यूब में जो होता है तो वो मान लो कि 4/4/4 दे दिया, तो ये n तीनों बराबर है, इसलिए हम इसको n क्यूब बोलते हैं। पर यहाँ पर n1 × n3 अलग अलग है, तो n-2 का होल क्यूब जो क्यूब में होता है, क्यूबॉइड में n-2 n1-2 n2-2 n3-2। तो एक में दिया है 7 दिया है, तो 7-2 ये कितनी है, जीरो फेस पेंटेड की बात कर रहा हूँ, जीरो फेस, ठीक है, जीरो फेस अथवा नो फेस आप इसी को बोल दो। 7-2 5-2 एंड 3-2 क्या हो जाएगा, 7-2 यानी 5, 5-2 यानी 3 और 3-2 यानी 1, 5 × 3 15 और 1 कम 15, तो 15, यही बोला देखो 15, 15 स्मॉल क्यूब, तो मतलब ये वाला करेक्ट है, ठीक है भाई। अब देखो, मैं अगर आपको इसी में समझाऊं तो क्या बोला है, देयर आर, सेकंड स्टेटमेंट, देयर आर एग्जैक्टली 6 स्मॉल क्यूब विथ एग्जैक्टली 2 फेस, वन पेंटेड विथ ब्लू एंड अदर पेंटेड विथ ग्रीन। एक ब्लू से एक ग्रीन से, भाई ब्लू ये वाला है और ये वाला ग्रीन है, ग्रीन ये वाला है। अब देखो ये 3 की साइड है, तो 3 की अगर साइड है, ऐसे आप ये 7 की साइड है, मतलब ऐसे 7 फेस में आप काटोगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 6 कट मारे तो 7 पार्ट में कट हो गया, ठीक है, 7 पार्ट हो गया। अब ये तो 7 पार्ट था तो हमने 7 पार्ट में बना दिया। भाई ये तो 3 है ना, तो मुझे 3 में काटना है, तो देखो 2 कट लगाना पड़ेगा, एक ये कट हो गया और एक ये कट हो गया, ठीक है, समझ आया ना। तो अब देखो मुझे क्या बोला है कि कौन कौन सा कलर, ब्लू एंड अदर विथ ग्रीन, ब्लू एंड ग्रीन के, तो भाई ब्लू, अब देखो ब्लू एंड ग्रीन विथ एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड, एग्जैक्टली 2 फेस पेंटेड होना चाहिए, वन पेंटेड विथ ब्लू एंड अदर विथ ग्रीन। तो एक ये वाला पार्ट ब्लू है और ये वाला ग्रीन है, ये वाला ग्रीन है और इसके नीचे वाला ये वाला ब्लू है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो भाई यहाँ पर अब जैसे मारोगे तो ये वाला, जैसे ये वाला है, ये कार्नर वाला, तो कार्नर वाला तीनों फेस से पेंटेड होगा,
इधर कार्नर वाला तीनों फेस से पेंटेड होगा, बचेगा क्या, यही एक वाला पार्ट बीच का बचा। आप समझ पा रहे हो ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ। देखो इस पार्ट की बात कर रहा हूँ कि ये पार्ट जो दो बचेगा तो इधर से ब्लू हो जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। समझ आया, इधर से ब्लू इधर से ग्रीन, तो एक यहाँ पर होगा, एक ये ब्लू एंड ग्रीन एक यहाँ पर होगा, फिर एक ये नीचे, ये बिकॉज ये इधर से ब्लू है ये ब्लू, तो एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा पीछे साइड से देखोगे तो ऐसे चार मिलेंगे। ऐसे कितने मिलेंगे भाई, चार। और आपके स्टेटमेंट में क्या बोला है, एग्जैक्टली 6 ऐसे बोला है, तो गलत हो जाएगा, ऐसे चार मिलेंगे। समझ आया मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे चार मिलेंगे 6 नहीं मिलेंगे, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, एग्जैक्ट ओनली वन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है भाई, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। देखो, द लेटर ऑफ द वर्ड इनकम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज अल्फाबेटिकली इन रिवर्स ऑर्डर। ये जो दिया इनकम्प्रिहेंसिबिलिटीज आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकली अरेंज करना इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब कि आपको इधर से इधर करना है। हाउ मेनी पोजिशन ऑफ द लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड। सबसे पहले तो लिख लेते हैं इनकम्प्रिहेंसिबिलिटीज को, चेक कर लेते हैं कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, टोटल 21 लेटर हैं। तो भाई पहले इसको लिख लेते हैं। देखो, इन INCOM PRENSIBILITLI, क्या टी होगा, LITIES। ठीक है, इतने हमारे पास हुए। अब इनमें देखते हैं कि भाई पहले कौन कितने हैं। तो मुझे सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, देखो बी दिख रहा है, तो बी एक ही बी है, बी एक ही है। सी, फिर उसके बाद सी दिख रहा है, एक सी और एक ही सी है। ठीक है, एक सी है। और उसके बाद डी तो नहीं है, ए भी नहीं है, तो ए को मैंने नहीं लिखा। उसके बाद मुझे दिख रहा है ई, तो 1 2 और ये 3 ई, तो ई के 3 हो गए। फिर ई के बाद एफ तो नहीं है, एफ नहीं है, जी नहीं है, जी के बाद एच, एक एच है ये, और एच कहीं है नहीं, तो एच एक है। ठीक है भाई, एच के बाद आई मुझे कई दिखे थे, तो आई कितने, देखो 1 2 3 4, तो आई जो है मुझे 4 दिखे। समझ आया, एक आई तो छूट गया ना, आई 5 है, 5 आई है। फिर आई के बाद IJKL, तो एल था कहीं, एल एक ही एल है, देखो एल एक ही है। फिर एम देख लेते हैं, तो ये एम रहा, तो एम हो गया, एक ही एम है। एन एक एन, एक एन, एन 2 हो गए। ठीक है, एन 2 हो गए। उसके बाद ओ, ओ एक है, ओ के बाद फिर पी आएगा, तो पी कितने हैं भाई, एक पी है। उसके बाद पी नहीं है। फिर पी के बाद आपका आएगा आर, तो पी क्यू, क्यू नहीं था कहीं, आर, तो आर है एक, आर एक है। आर के बाद एस, तो एस कितने हैं, 1 2, एस हमारे 2 हो गए। और फिर टी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटीज टी, ये टी गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 2 5 1 6 5 11 12 13 2 15 16 17 18 2 20 1 21, मतलब हमारे 21 लेटर थे, तो 21 लेटर आ गए। अब इनको हमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में राइट साइड से, रिवर्स ऑर्डर मतलब कि राइट साइड से लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बी सी, फिर 3 ई है, तो 1 ई 2 ई और 3 ई, करस्पॉन्डिंग नीचे लिखना है ताकि आपको कंपेयर करने में सही हो कि हाउ मेनी लेटर विल रिमेन अनचेंज्ड पोजीशन।
3 ई हो गए। ई के बाद फिर क्या हमारे पास एच है, तो ये वाला एच की पोजीशन हो गई। फिर आई कितने हैं भाई, 5 आई हैं। तो 1 2 3 4 और ये रहा 5। अभी तक मुझे क्या क्या दिखा, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ भी कॉमन से नहीं दिखा मुझे। आई दिखा है, ये एक है, ये दूसरा है सेम पोजीशन पर, ये नहीं है। ठीक, आई के बाद फिर हमारे पास क्या है, आई के बाद एल एम, तो ये हो जाएगा एल, ये एम कोई कॉमन नहीं है। फिर एम के बाद एन है, तो ये एन हो जाएगा। एन 2 है, तो ये भी एन हो जाएगा। फिर ओ है, तो ये वाला ओ हो जाएगा, एंड ये वाला पी हो जाएगा, ये वाला आर हो जाएगा। एस 2 है, एक एस, 2 एस, और ये वाला टी, ये वाला आई है। तो मुझे सिर्फ 2 लेटर कॉमन दिख रहे हैं। तो ऐसे कितने लेटर कॉमन हैं, कॉमन का मतलब कि एग्जैक्टली सेम पोजीशन, सेम पोजीशन। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन 2, मतलब कि ऑप्शन सी। ठीक है, समझ आया भाई। तो इस तरीके से देखो आपको सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है, एग्जाम ट्रिक्स पर। मैं ये चीज़ें आपको एग्जाम ट्रिक्स पर पढ़ा रहा हूँ, सेट ए में करवाया हूँ, राइट। आपके लिए काफ़ी मेहनत करता हूँ भाई, आपसे उम्मीद करता हूँ, आपसे यही उम्मीद रहती मुझे कि आप चैनल को सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट करोगे, वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अभी सब्सक्राइब करो, अगर अब तक आपने नहीं किया सब्सक्राइब तो अभी सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, राइट, शेयर करो। और एक प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और उसमें बताओ कि आपको कैसा लगा पढ़ाने का तरीका। आपको जैसे मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ तो डिटेल में चाहिए कि मैं जैसे अब अगला 2024 का करवाऊँगा सी सेट, तो आपको डिटेल में चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी करवा दूँ। तो जो भी है आपका व्यूज़, जो भी आपका है, आप जैसा चाहते हो तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में। जैसे ज़्यादा लोगों की डिमांड रहेगी मैं वैसे अकॉर्डिंगली करूँगा, ठीक है। तो बस, और उसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जो ये चैनल का नाम है, इसी चैनल के नाम से, एग्जाम ट्रिक्स के नाम से टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक पर आप मुझे फॉलो करें एग्जाम हब के नाम से, एग्जाम हब के नाम से, और इंस्टा पर एग्जाम ट्रिक्स के नाम से ही है, उसको आप ज्वाइन कर लें, फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।